हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जामिनेशन। यस, आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ केयर, रिलीजियस एंड चैरिटेबल, इन तीनों सेक्टर्स की एग्जामिनेशन। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक क्या कहता है? सिंपल सी बात है, कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है फॉर द जीएसटी, कैसे लिया जाता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये बात हम सबको पता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी भी गुड्स या सर्विसेज को क्या कर सकती है? एग्जाम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द टैक्सेबिलिटी। एक चीज मैंने आपको सप्लाई पढ़ाते हुए बताया था, क्या बताया था? एज पर सेक्शन 7 किसी भी चीज को कोई भी ट्रांजैक्शन, वेदर दिस इज अ सप्लाई और नोट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेक्शन नंबर 7। बट दैट डजंट मीन, जब हमने इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज वाला पॉइंट पढ़ा था, वहां पर हमने क्या देखा था कि इफ the any transaction that is considered as supply, but that doesn't mean कि जरूरी है कि उस पर टैक्स दिया जाएगा, because that can be exempted also। तो सप्लाई डिसाइड करने का काम है सेक्शन नंबर 7 का, बट उसको टैक्स दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। अगर किसी चीज के रिगार्डिंग एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है तो चाहे वो सप्लाई बन रही है बट स्टिल उस पर टैक्स पे नहीं करना है। तो यहां पर वही बात बोली गई है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जनरली नोटिफिकेशन के थ्रू भी क्या कर सकता है? एग्जाम्प्ट कर सकता है, या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर देकर भी किसी गुड्स या सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी को एग्जाम्प्ट कर सकता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर उसको लगता है कि एक्सेप्शनल कोई सर्कमस्टांसेस है तो स्पेशल ऑर्डर से कुछ पर्संस के लिए भी उसको क्या कर सकता है? एग्जाम्प्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्या दिया है? द गवर्नमेंट में जनरली एग्जाम्प्ट द गुड्स और सर्विसेज on the recommendation of the GST council by notification। जनरली वो क्या करेगा? जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंडेशन देगा, नोटिफिकेशन के थ्रू वो क्या कर देगा? एग्जाम्प्ट कर देगा। और विद इफेक्ट, किस डेट से इफेक्ट होगा? जो डेट उन्होंने नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब की हुई है उस डेट से वो क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया? ऐसा भी हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल पर्संस को एग्जाम्पशन चाहिए तो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी अगर जीएसटी काउंसिल को लगता है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो एग्जाम्प्ट कर सकता है। सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ी? गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू क्या करेगा? एग्जाम्प्ट कर सकता है। नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट करेगा, उसमें डेट मेंशन कर देगा, फ्रॉम दैट डेट इट विल बी इफेक्टिव। एंड स्पेशल ऑर्डर के थ्रू करेगा तो कब करता है वो? जब उसको लगता है कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं एंड इसको एग्जाम्प्ट करना इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो क्या कर सकता है? एग्जाम्प्ट कर सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट हमेशा कैसे करेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, नोटिफिकेशन के थ्रू जनरली एग्जाम्प्ट भी कर सकता है कि यस ये वाली ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सभी के लिए एग्जाम्प्ट है, या फिर हो सकता है कुछ स्पेशल ऑर्डर निकाले कुछ स्पेशल केसेस में, तो वो भी क्या कर सकता है? डिपार्टमेंट कर सकता है। उसके बाद मान लो इन्होंने क्या करा, कोई नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड की गई विद इन द 1 ईयर। देखो, wherever the government feels that there is a need to clarify the scope और applicability, डिपार्टमेंट को लगता है एक बार उन्होंने एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशन निकाल दी, बट यस इसके रिगार्डिंग क्या चाहिए? कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो विद इन 1 ईयर क्या कर सकते हैं? वो विद इन 1 ईयर एक्सप्लेनेशन इशू कर सकते हैं। बट सच एक्सप्लेनेशन का इफेक्ट कब से होगा? सच एक्सप्लेनेशन का इफेक्ट होगा रेट्रोस्पेक्टिवली, बिकॉज वो जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो पीछे वाले पॉइंट के रिगार्डिंग दी है जो ऑलरेडी आ चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है वो क्लैरिटी कैसे दी है? क्लैरिटी पीछे वाले पॉइंट के लिए दी है, तो उस चीज का इंपैक्ट भी कब से माना जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिवली, जब से वो नोटिफिकेशन आया था तब से माना जाएगा। सिंपल सी बात, मैंने क्या पढ़ाया मेरे साथ फटाफट से रिपीट करेंगे। गवर्नमेंट जब भी नोटिफिकेशन इशू करती है फॉर द एग्जाम्पशन, किसके रिकमेंडेशन करती है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। या तो जनरली वो नोटिफिकेशन के थ्रू कर देगी, या फिर अगर कुछ स्पेशल ऑर्डर, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जीएसटी काउंसिल को लगता है कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, तो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू, एग्जाम्पशन ऑर्डर कर सकता है। एंड यस, अगर कोई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द नोटिफिकेशन, उसका इंपैक्ट भी रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। मैंने इस डेट पे कोई चीज निकाली, आपको समझ नहीं आया, मैं यहां आकर बता रही हूं विद इन 1 ईयर, तो यहां आकर मैं बता रही हूं, मैं किसके रिगार्डिंग बता रही हूं? मैं उसी बेस चीज के रिगार्डिंग तो बता रही हूं ना। तो उस नोटिफिकेशन, उस एक्सप्लेनेशन का जो मतलब है उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लिया जाएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आया तो इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ी, बट उनका मतलब तो वही था जो डिपार्टमेंट शुरू से कहना चाह रहा है, तो इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा?
रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। ये था एक बेसिक सा पॉइंट। लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ केयर एग्जाम्शन पे हम सबसे पहले चलते हैं, बिकॉज वहां पर क्या है, अमेंडमेंट्स हैं। यस, हेल्थ केयर एग्जाम्शन में क्या है, अमेंडमेंट्स हैं। यस, हेल्थ केयर एग्जाम्शन में क्या है, सबसे पहले है अमेंडमेंट्स। सबसे पहली बात अब इधर से कंसंट्रेशन के साथ चलना, दैट वाज द बेसिक पार्ट। अभी स्टार्ट होता है हमारा मेन पार्ट। ध्यान से क्या करना है, आपको माइंड में पिक्चर बना के चल रही है जो मैं बता रही हूँ। हेल्थ केयर सर्विसेज से आपके माइंड में आना चाहिए, हेल्थ केयर सर्विसेज से आपके माइंड में एक हॉस्पिटल आना चाहिए। हेल्थ केयर सर्विसेज से आपके माइंड में क्या आना चाहिए, हॉस्पिटल आना चाहिए। आपको पता है हेल्थ केयर सर्विसेज एक हॉस्पिटल देता है, तो आपको पता होगी ये चीज। हेल्थ केयर सर्विसेज से आपको एक चीज पता होगी कि एक तो हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल को हम नाम क्या देते हैं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो क्लिनिक वाला काम कर रहा है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। हॉस्पिटल को हमने क्या नाम दे दिया, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। उसके अंदर दो चीजें मेन होती हैं, एक होते हैं डॉक्टर्स एंड अनदर वन इज जो नर्सेस कंपाउंडर वगैरह होते हैं वो होते हैं, ठीक है। एक होते हैं डॉक्टर। डॉक्टर को कौन होते हैं, डॉक्टर जो अच्छी स्टडी करके आए होते हैं। डॉक्टर जो क्या होते हैं, अच्छी स्टडी करके आए होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर उसके पास, डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री है तो उनको ऑथराइज किया गया है कि यस आप मेडिकल को प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिकल के एरिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या बोला गया, हॉस्पिटल को हमने क्या नाम दिया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। डॉक्टर को हमने क्या बोला, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और जो नर्सेज वगैरह है वो हो गई हमारी पैरामेडिक्स। नर्सेज वगैरह क्या हो गई, पैरामेडिक्स। तो तीन चीजें। हेल्थ केयर सर्विसेज कौन देगा, हेल्थ केयर सर्विसेज कौन देगा, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखो। हॉस्पिटल मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर माना ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नर्सेज माना पैरामेडिक्स। कौन दे रहा है सर्विसेज, अगर हेल्थ केयर सर्विसेज कौन दे रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स अगर दे रहे हैं तो क्या हो जाती हैं, एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। एक बात मुझे बताओ, हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब क्या, आपके लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना भी अपनी हेल्थ को सही रखना है, आपके लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना भी अपने लिए हेल्थ को सही रखना है। तो क्या जो आप हेल्थ केयर के बारे में सोच रहे हो वही माना जाए कि हेल्थ केयर है, नो। हेल्थ केयर सर्विसेज को भी क्या किया गया है, प्रॉपर वे से डिफाइंड किया गया है, प्रॉपर वे से डिफाइंड किया गया। तो अभी आपने क्या लर्न किया, हेल्थ केयर सर्विसेज कौन दे रहा है, तो एग्जाम्पशन हो जाएगी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड नर्सेज को हमने क्या बोल दिया, पैरामेडिक्स हमने बोल दिया नर्सेज को। और दूसरा क्या बोला, अगर हेल्थ केयर की सर्विसेज के साथ साथ अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट दे रहे हो, एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगी, तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब सबसे पहले ध्यान सुनना, सबसे पहली बात आती है हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब क्या, हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब क्या है, हमें ये समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि हेल्थ केयर की सर्विसेज सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट का मतलब भी हेल्थ केयर है, मैं अपने ध्यान रखती हूँ हेल्थ का, बट वैसा कवर यहां पर नहीं है। डिपार्टमेंट के लिए हेल्थ केयर का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट के लिए हेल्थ केयर का मतलब क्या है, DTC फॉर डबल आईपैड, DTC फॉर डबल आईपैड मतलब DTC करना है। क्या करना है, कुछ बीमारियों का DTC करना है। कौन सी बीमारियों का DTC करना है, वो है डबल आईपैड वाली बीमारियों का क्या करना है, DTC माना क्या होता है, डायग्नोज। देखो बीमारियों को डायग्नोज करना, बीमारियां कौन सी अभी हम देखेंगे, बीमारियों को क्या करना, डायग्नोज करना, उसको ट्रीट करना, देन केयर करना। हॉस्पिटल वाले यही काम करते हैं, पहले आप जाएंगे कुछ टेस्ट वगैरह करवाएंगे, ठीक है डायग्नोज कर लिया, फिर वो ट्रीट करेंगे, फिर प्रॉपर से केयर भी करेंगे। तो DTC क्या करना है, डायग्नोज, ट्रीटमेंट और केयर। किसका करना है, इलनेस, आई से इलनेस, आई से इंजरी, P से प्रेगनेंसी, A से क्या है, A से एबनॉर्मेलिटी, D से डिफॉर्मिटी, क्या है, डबल आईपैड, DTC फॉर डबल आईपैड। DTC का मतलब डायग्नोज करा, ट्रीट करा एंड केयर करा। कौन सी बीमारियों का, इंजरी, इलनेस, इंजरी, P से प्रेगनेंसी, A से एबनॉर्मेलिटी, D से
ए से एबनॉर्मलिटी एंड डी से क्या है, डिफॉर्मिटी। तो क्या है, DTC फॉर डबल आईपैड, DTC फॉर डबल आईपैड होना चाहिए हमारा क्या है, हेल्थ केयर का मीनिंग। बट ध्यान रखना ये जो है DTC फॉर डबल आईपैड जो है वो किसी के भी थ्रू आप करवा सकते हो, नो, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू ही लेना है। ये नहीं कि आप झाड़ा वाड़ा करवा रहे तो मान लिया जाएगा कि आपका रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, नो, DTC फॉर डबल आईपैड तो होना ही चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना चाहिए। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, सिंपल सी बात, जो मैं बता रही हूं जस्ट पिक्चराइज करते चलिए। क्या बताया, सबसे पहले हमें हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में देखना है। हेल्थ केयर सर्विसेज कौन देगा, हमारे माइंड में हेल्थ केयर से ध्यान आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स एंड नर्सेज। हॉस्पिटल का मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिकॉज MBBS वगैरह जिन्होंने की होती है उनको ऑथोराइज होता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आ जाता है पैरामेडिक्स। अब बात आती है हेल्थ केयर का मतलब क्या, हेल्थ केयर का मतलब हमने क्या पढ़ा, DTC फॉर डबल आईपैड, डायग्नोस ट्रीटमेंट केयर किसके लिए, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि आप झाड़ा लगवा रहे हो उसको भी आप बोल रहे हो कि मेरी हेल्थ केयर हो रही है, नो, सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम के लिए बोला गया है, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम के लिए बोला गया है। उसके बाद आता है, उसके बाद ये लोग इंक्लूड करते हैं, अगर आप क्या कर रहे हो, ये लोग इंक्लूड करते हैं अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट को कर रहे हो, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, पेशेंट का आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो टू और फ्रॉम द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, टू और फ्रॉम द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो सिंपल सी बात क्या है, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टू और फ्रॉम द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब एम्बुलेंस की सर्विसेज कोई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, एम्बुलेंस की सर्विसेज भी इसमें कवर हो जाएंगी। बट ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप कॉस्मेटिक वे में करवाते हो, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, अगर आप करवा रहे हो अपना, किसी को लगता है कि मेरा नाक थोड़ा टेढ़ा है उसको सीधा करवाना है मुझे, ठीक है, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट है, ये आपका कॉस्मेटिक में आ जाएगा। बट वही किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको नॉर्मेलिटी में लाने के लिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है, उसको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है, तो वो हेल्थ केयर में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात क्या है, हेल्थ केयर, बट ये इंक्लूड नहीं करेगा हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी को, एक्सेप्ट तभी इंक्लूड करेगा जब वो एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बनाया गया है, तभी वो उसको ट्रीट करेगा, अदरवाइज उसको लेकर नहीं चलेगा। तो हेल्थ केयर में हो जाती हैं ये वाली हमारी चीजें, हेल्थ केयर में ये वाली हो जाती हैं हमारी चीजें। तो सिंपल सी बात, उसके बाद आता है, अब हमने कहा रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ही होना चाहिए। DTC फॉर डबल आईपैड तो हो रहा है, बट क्या आप झाड़ा करवा रहे हो तो उसको भी हम रिकॉग्नाइज सिस्टम मान लें, नहीं। उन्होंने बोला रिकॉग्नाइज सिस्टम का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज सिस्टम का मतलब क्या है, एलोपैथी है, योगा है, एलोपैथी है, योगा है, न्यूरोपैथी है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा यूनानी, एनी अदर मेडिसिन का सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। बट ध्यान रखना, रेकी जो है, जो हीलिंग ट्रीटमेंट है, वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम में नहीं आता है। इसको स्पेसिफिकली याद करो, रेकी जो हीलिंग ट्रीटमेंट है वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम में नहीं आता है, तो इसको हेल्थ केयर सर्विसेज में भी हम नहीं लेने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। हमने क्या पढ़ा, हेल्थ केयर सर्विसेज कौन दे रहा है, मेरे साथ ध्यान रखना, हेल्थ केयर सर्विसेज कौन दे रहा है। पहली बात तो हेल्थ केयर सर्विसेज का कौन दे रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर्स, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिर पैरामेडिक्स। कौन दे रहा है, किस चीज के लिए, DTC फॉर डबल आईपैड, डायग्नोस ट्रीटमेंट केयर किसका कर रहे हैं, इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी एंड डिफॉर्मिटी का अगर कर रहे हैं तो ही आएगा। प्लास्टिक सर्जरी और जो भी आप कॉस्मेटिकली कुछ करवा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करें, वो नहीं आएगा। सिर्फ रिकॉग्नाइज वो अगर आप ब्यूटी के लिए करवा रहे हैं तो नहीं काउंट होगा, अगर आप बैक टू द नॉर्मल लाइफ जीने के लिए करवा रहे हैं तो वो हो जाएगा। बट ध्यान रखना, रेकी इज नॉट द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रेकी नहीं है तो वो हेल्थ केयर में काउंट नहीं होगा। अभी आने वाली है हमारी अमेंडमेंट के पोर्शन, ध्यान रखना। सबसे पहली बात क्या बोला गया था, पहले बोला गया था
अगर पेशेंट को रूम रेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेंडमेंट है, यहां पर ध्यान रखना, अगर पेशेंट को रूम रेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको एग्जाम्प्ट माना जाता था, बिकॉज हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर के लिए वो एडमिट हो रहा है तो रूम रेंट भी तो उसको दिया जा रहा है ना, रूम रेंट भी उसको देना पड़ेगा, तो वो हेल्थ केयर की वजह से ही उसको रूम में रहना पड़ रहा है, जो पहले क्या किया गया था, एग्जाम्प्टेड कर दिया गया था। बट आपने देखा होगा आजकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसी होटल से कम नहीं है, उसमें भी आपके पास चॉइस होती है कि आपको कैसा रूम लेना है ना, बहुत सारे चॉइसेस होती हैं रूम्स के अंदर। तो पहले क्या था, रेंट रूम जो था पेशेंट्स को दिया जाता था वो एग्जाम्प्टेड था। अभी क्या बोल दिया गया है, अगर आप ऐसा रूम लेते हो जिसके चार्जेस ग्रेटर देन 5000 है, ऐसा रूम लेते हो जिसके चार्जेस ग्रेटर देन 5000 है, तो वो क्या कर दिया गया है, टैक्सेबल कर दिया गया। ध्यान रखना, पहले बोला गया था जो भी पेशेंट को रूम दिया जा रहा है दैट इज एग्जाम्प्टेड, रूम का रेंट एग्जाम्प्टेड, बिकॉज हेल्थ केयर की वजह से उसको वहां पे एडमिट होना है, इस वजह से उसको रूम रेंट पे लेना है। बट अभी क्या है, हॉस्पिटल्स कम होटल्स होने लग गए हैं, तो क्या बोल दिया गया, अगर आप ज्यादा रेंट अफोर्ड कर सकते हो, आप कहते हो नहीं मुझे तो ऐसे प्राइवेट रूम चाहिए जिसमें प्रॉपर सब कुछ सेटिंग होनी चाहिए, अगर आप ऐसा रूम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन अफोर्ड द GST 2। तो सिंपल सी बात अभी यहां पर क्या आ गई, जो रूम का रेंट है, जो रेंट है क्या है, वो क्या है, 5000 से अगर अबव है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 5000 से अबव है तो टैक्सेबल हो जाएगा, GST आपको देना पड़ेगा। बट एक बात बताओ, हो सकता है कोई पर्सन आईसीयू में हो, कोई पर्सन कहां हो, आईसीयू में हो, ठीक है, या फिर ICCU में हो, या फिर NICU में हो, नियो NICU में हो। अब एक बात बताओ, कोई पर्सन आईसीयू में जानबूझकर जाना चाहेगा क्या, जानबूझकर जाना चाहेगा कि यार इसका रेंट तो वहां 10-10 हजार पर मंथ है, मुझे तो वहां जाना है, इज दैट वो जान के करेगा पर्सन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो तो एनी अमाउंट हो क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जेन्युइन पॉइंट है ना। अब आईसीयू में बंदा गया, वो जानबूझकर तो नहीं गया कि मुझे तो होटल वाला रूम चाहिए, वैसा रूम चाहिए, वो भी है। तो अगर आप आईसीयू वाले रूम में हो तो चाहे आपका जो रेंट है, चाहे आपका जो रूम रेंट है, चाहे वो 5000 से ऊपर हो, बट स्टिल वो क्या है, एग्जाम्प्टेड है। हमने क्या पढ़ा, हेल्थ केयर सर्विसेज में, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स, इन्होंने जो हेल्थ केयर सर्विसेज दी हैं वो एग्जाम्प्टेड होती हैं। बट हमने क्या पढ़ा, अगर रूम रेंट है, अगर पेशेंट को रूम दिया जा रहा है, दैट रूम का रेंट इज मोर देन 5000, देन इट इज टैक्सेबल, उस पे GST लग जाएगा, बिकॉज इफ यू कैन अफोर्ड द हायर रेंट फॉर द रूम देन यू कैन अफोर्ड द GST 2। बट आईसीयूज के जो रूम है उनके रिगार्डिंग जितना मर्जी आपका रेंट हो, उस पे GST नहीं लगने वाला है, उस पे GST नहीं लगने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट। क्या होता है, सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट देते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल आगे देता है पेशेंट्स को। सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली डॉक्टर की सर्विसेज किसको जा रही है, पेशेंट्स को जा रही है, तो वो भी एग्जाम्प्टेड है, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल को ही सर्विसेज क्यों ना दी हो, तो वो अल्टीमेटली क्या है, एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा दे दिए कंसल्टेंट को, बाकी जो भी उन्होंने चार्ज किया, बट ध्यान रखना बाकी जो भी उन्होंने एंसिलरी चार्ज किया, मतलब हेल्थ केयर की वजह से चार्ज हो रहा है, वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा ना, बिकॉज मेन सप्लाई तो हेल्थ केयर है, तो कंपोजिट सप्लाई बनने की वजह से बाकी सब भी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बट ध्यान रखना, अगर रूम का रेंट मोर देन 5000 है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। रूम का रेंट अगर मोर देन 5000 है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक चीज और आपको बतानी थी, एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, क्या थी यहाँ पर क्या चीज थी, अगर पेशेंट को फूड सप्लाई किया जाता है, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसका मेन पर्पस क्या है, फूड एंजॉय करना या फिर अपनी सर्विसेज लेना, हेल्थ केयर सर्विसेज लेना। तो जो फूड है उसके लिए दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, तो उसके लिए जो फूड है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए जो फूड है वो GST एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखना, जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो पेशेंट के पास विजिटर्स आ रहे हैं, उनके लिए फूड कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो स्पेशल फूड एंजॉय करने आते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, याद रखने के लिए बता रही हूँ, जस्ट नोट एन ऑफेंस टू एनीवन।
क्या है, फूड एंजॉय करने के लिए आते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं, तो वो क्या है, वो हमेशा टैक्सेबल होगा। सिर्फ पेशेंट को जो फूड सप्लाई किया गया है दैट विल बी कमिंग अंडर द कंपोजिट सप्लाई ऑफ द हेल्थ केयर, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज हमने देखी थी, उसके बाद एक चीज हमने क्या देखी थी, एक चीज हमने देखी थी, यहां पर आ जाओ। उसके बाद एक चीज क्या थी, अगर सर्विसेज कौन दे रहा है, वेटरनरी क्लिनिक दे रहे हैं इन रिलेशन टू द हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल और बर्ड्स। सिंपल सी बात है, इंसान तो इंसान, बट बर्ड्स जो एनिमल्स हैं उनको भी केयर की जरूरत है, तो अल्टीमेटली अगर वो सर्विसेज है वो भी हेल्थ केयर में आ जाएंगी, तो वो भी एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोर ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेम सेल्स। पहले क्या होता था, न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो जो मदर से उसकी जो कॉर्ड थी अटैच होती थी, उसको सेव किया जाता था, बिकॉज बाद में कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हो तो वो बहुत काम आती है। पहले उसको क्या कर दिया था, पहले उसको एग्जाम्प्टेड किया गया था उस स्टेम सेल को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ दिस इज टैक्सेबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। क्या स्टार मार्क करना है, जो क्या है, कोर ब्लड बैंक जो हमें सर्विसेज देता था पहले, जो कोर ब्लड बैंक की सर्विसेज थी रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेम सेल, पहले वो होती थी एग्जाम्प्टेड, अभी इसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, टैक्सेबल कर दिया गया है। ध्यान रखना, इसको क्या कर दिया गया, टैक्सेबल। एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जो पेशेंट को रूम रेंट दे रहा है, जो पेशेंट रूम रेंट दे रहा है, अगर वो मोर देन 5,000 तो वो एग्जाम्प्टेड नहीं है, तो वो टैक्सेबल है। बट आईसीयू वगैरह के केसेस में तो एनी विच वेज एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर कोर ब्लड बैंक की सर्विसेज जो है रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेम सेल, वो भी अब प्योरली टैक्सेबल कर दिया गया है। एक आइटम और थी दैट आई नीड टू डिस्कस, लेट मी चेक। शायद वो बाद में आएगा, चलो आप ध्यान से सुनना। एक हमने और पॉइंट हेल्थ केयर में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, जो हॉस्पिटल का वेस्ट है दैट यू कांट डिस्पोज ऑफ कहीं भी, आप ऐसे ही जाके रास्ते में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है। तो हॉस्पिटल के वेस्ट को क्या करा जाता है, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्विसेज कौन देता है, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट वाली कंपनी आती है, वो सर्विसेज देती हैं हॉस्पिटल्स को, उनका जो डिस्पोजल वाला जो होता है वो उठाकर वो ले जाते हैं। तो जो सर्विसेज थी, कौन देता था वो सर्विसेज, ऐसे ऑपरेटर्स देते थे जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट करते थे। बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट करते थे, वो फैसिलिटी अर्लियर क्या थी, अर्लियर एग्जाम्प्टेड थी। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी थी अर्लियर एग्जाम्प्टेड थी, नाउ इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। नाउ इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। 3 पॉइंट हमने हेल्थ केयर में पढ़े, अमेंडमेंट के क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा जो कोर ब्लड बैंक सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेम सेल्स, वो भी टैक्सेबल हो गया है। उसके बाद हमने क्या देखा, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी टैक्सेबल हो गया है। एक चीज हमने वो देखी, अगर पेशेंट को रूम रेंट दिया जा रहा है, उसका 5,000 से ज्यादा का बिल है, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी क्या हो जाएगा, वो क्या है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज और डाउट था, क्लैरिफिकेशन आई है। एक जो पॉइंट है, एक डाउट आया था, एक सर्विसेज होती है आईवीएफ, आईवीएफ फर्टिलिटी के रिगार्डिंग होती है, जो प्रेगनेंसी को मतलब ये भी काइंड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ही है। किसी में कोई डिफॉर्मिटी है प्रेगनेंसी को लेकर, तो वो उसको उसको रिस्टोर करने के लिए कुछ ऐसे आईवीएफ का प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आईवीएफ का जो प्रोसीजर है, ये डाउट था क्या ये भी हेल्थ केयर में कवर होगा, तो गवर्नमेंट की बाद में नोटिफिकेशन आई है, जो आईवीएफ की सर्विसेज हैं ये भी तभी ली जा रही है जब किसी में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए ली जा रही है। तो दैट इज ऑल्सो क्या है, दैट इज ऑल्सो द हेल्थ केयर सर्विसेज। तो सिंपल सी बात है, इन फर्टिलाइजेशन की जो आईवीएफ की जो सर्विसेज हैं वो भी हेल्थ केयर में कवर है, तो आईवीएफ की सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, आईवीएफ की सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आया है। लेट मी रिपीट वंस अगेन इन 1 or 2 minutes, देन वी विल मूव टू द चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट वाले पॉइंट पे।
हमने क्या पढ़ा, हेल्थ केयर सर्विसेज कौन देगा तो एग्जाम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज कौन देता है, हॉस्पिटल देता है। हॉस्पिटल के साथ दो मेन बंदे होते हैं, हॉस्पिटल मींस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ये वर्ड्स मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा। यू कांट सिंपली से बाय हेल्थ केयर सर्विसेज बाय द हॉस्पिटल, ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको प्रॉपर वर्डिंग देनी है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ठीक है। ये सर्विसेज जो दी जा रही है वो एग्जाम्प्टेड है। हेल्थ केयर सर्विसेज होनी जरूरी है। हेल्थ केयर का मतलब क्या, डीटीसी फॉर डबल आईपैड, डीटीसी फॉर डबल आईपैड बाय रिकॉग्नाइज सिस्टम, बट रिकॉग्नाइज सिस्टम में रेकी नहीं आता है, रेकी नहीं आता है उसमें। उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस की सर्विसेज, चाहे हॉस्पिटल दे चाहे अदर देन कोई पर्सन दे, अगर एम्बुलेंस की सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है एम्बुलेंस के थ्रू, तो अल्टीमेटली पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने से या फ्रॉम हॉस्पिटल टू उसके घर तक, तो वो एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। बट ध्यान रखना, पर्सन्स के साथ साथ क्लिनिकल जो वेटरनरी क्लिनिक है, एनिमल और बर्ड्स के रिगार्डिंग सर्विसेज है, वो भी एग्जाम्प्टेड है। कोर ब्लड बैंक की सर्विसेज नाउ टैक्सेबल फॉर द स्टेम सेल। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सर्विसेज इज नाउ ऑल्सो टैक्सेबल, नॉट एग्जाम्प्टेड नाउ। उसके बाद हमने क्या देखा, पेशेंट को जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो क्या है, कंपोजिट में आ जाती है, बिकॉज मेन सर्विस इज द हेल्थ सर्विस, तो उसके साथ साथ उसको फूड की सर्विस देगी, दैट इज द कॉम्पोजिट सर्विस। फूड सर्विसेज पेशेंट के रिगार्डिंग जीएसटी एग्जाम्प्टेड है, बट ध्यान रखना विजिटर्स के लिए वो टैक्सेबल है, विजिटर्स के लिए दैट इज टैक्सेबल, पेशेंट के रिगार्डिंग दैट इज एग्जाम्प्टेड। बट एक चीज बोली गई कि जो रूम का रेंट है, रूम का रेंट अगर मोर देन 5000 है तो पेशेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बट आईसीयू वगैरह के जो केसेस हैं उसमें चाहे 5000 से ज्यादा का रेंट पे किया जा रहा हो, बट स्टिल दैट इज एग्जाम्प्टेड बिकॉज आईसीयू में कोई अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता है। चलिए उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट पोर्शन विच विल बी डूइंग, लेट मी चेक, रिलीजियस और हेल्थ केयर वाला पोर्शन वी नीड टू डू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्टिविटीज। लेट मी हैव सम वाटर, फिर करते हैं हम फिर से स्टार्ट। 10 to 15 मिनट्स में इसको भी फिनिश करेंगे। नेक्स्ट आई गेस मैं लाने वाली हूँ ट्रांसपोर्टेशन और लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग। इसके बाद आएगा फिर गवर्नमेंट सर्विसेज। डोंट वरी, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, आई होप आपको लर्न हो गई होंगी चीजें। चलिए अभी चलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। जो सर्विसेज कौन दे रहा है, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी एग्जाम्प्टेड है। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो सर्विसेज दे रहे हैं दैट आर आल्सो एग्जाम्प्टेड। अब बात आती है कौन से चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, कोई भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जाम्प्टेड है? नो, वो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर 12AA एंड 12AB में, 12AA एंड 12AB में इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो एग्जाम्प्टेड है। क्या वो कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जाम्प्टेड है? नो, चैरिटेबल एक्टिविटीज दे रहे हैं। बट चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या वो भी इन्होंने बताया है। जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब बताया था वैसे ही चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या है वो भी इन्होंने बताया है। सबसे पहली बात, किसने दी होनी चाहिए सर्विसेज? 12AA और 12AB में जो रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट उन्होंने देना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात आती है चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या। चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। पब्लिक हेल्थ कौन सी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग सर्विसेज दे रहे हैं? पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग आप क्या दे रहे हो? लोग चैरिटी क्यों करते हैं? सोचो, लोग चैरिटी क्यों करते हैं? या तो हेल्थ होगा, कुछ मेन पॉइंट माइंड में रखो, या तो हेल्थ होता है, या तो किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग की जाती है चैरिटी, या फिर रिलीजन के रिगार्डिंग कर लेते हैं, या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग कर लेते हैं, है ना? या तो एजुकेशन या फिर एनवायरमेंट, चार चीजें मेन घूम फिरा के चार चीजें हमारे पास। हेल्थ हो गई, रिलीजन हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है जो एनवायरमेंट हो गया। सबसे पहली बात, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं
उस इन्वायरमेंट में हम, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा रिलीजन हो गया, उसके बाद हम कैसे एजुकेटेड हैं, तो ये सब चीजों के रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटीज को कवर किया जाएगा। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का कैसे किया जा रही है एक्टिविटी, केयर और काउंसलिंग की जा रही है। ध्यान रखना, चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या, चैरिटेबल एक्टिविटीज मींस ऐसी एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। पब्लिक हेल्थ से कैसे रिलेटेड है, पब्लिक को आप कैसे चैरिटेबल एक्टिविटी पहुंचाओगे, या तो केयर करोगे उनकी या फिर काउंसलिंग करोगे, या तो केयर करोगे या फिर काउंसलिंग करोगे। किन किन की करोगे, टर्मिनली इल पीपल की, जो बहुत ज्यादा इल है, जो मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, टर्मिनली इल पीपल की करोगे, या फिर जो HIV एड्स से जो जूझ रहे हैं उनके लिए करोगे, या फिर ऐसे पर्संस के लिए करोगे जो कि क्या है, ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व है, उनकी केयर काउंसलिंग की जाती है ना। तो मेरे बात साथ से माइंड में रिपीट करो, हमने किस लिए चैरिटी करते हैं, हमारे माइंड में चैरिटी करने के लिए सबसे पहली बात आती है सभी लोग स्वस्थ रहे, पब्लिक हेल्थ का हम ध्यान रखें। पब्लिक हेल्थ आप कैसे करोगे, लोगों की हेल्थ का ध्यान आप कैसे रखोगे, या तो आप केयर और काउंसलिंग करते हो किनकी, जो टर्मिनली इल पीपल होते हैं, मेंटल डिसेबल हो गए, जिनके लिए बहुत सारे क्या किए जाते हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट खोले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पब्लिक केयर कैसे करोगे, पब्लिक हेल्थ का आप कैसे ध्यान रखोगे, केयर और काउंसलिंग करोगे, टर्मिनल पीपल की, HIV जो एड्स से जो जूझ रहे हैं उनकी, या फिर ड्रग्स वगैरह में जूझ रहे हैं उन लोगों की, या फिर आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाओगे। मान लो आप किसी की पर्सनली जाके केयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहोगे मैं जाके किसी की केयर नहीं कर पा रही, एटलीस्ट मैं अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दूं। जाके तो मैं केयर नहीं कर पा रही, तो कम से कम मैं अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दूं। कैसे, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV, कि ये बीमारियां ना हो इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दो, ये वाली बीमारियां ना हो इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दो। तो पब्लिक अवेयरनेस, सिंपल सी बात। चैरिटेबल एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाएगा, तो कौन कौन सा इश्यू आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ हम केयर करेंगे, किस किस की करेंगे, जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है और जो HIV वगैरह से जूझ रहे हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, जो क्या है, ऐसे पर्सन जो एडिक्टेड हैं, डिपेंडेंट है नार्कोटिक, ड्रग्स एंड एल्कोहल वगैरह पे, उनके लिए। फिर अगर हम ये नहीं कर पा रहे, हम चाहते हैं कि ठीक है जो हो गया उनकी केयर करेंगे, जो नहीं हुआ उनको अवेयर करेंगे, तो जो जिनको नहीं प्रॉब्लम है उनको अवेयर करेंगे, किसके रिगार्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ द HIV से। अब बात आती है, मैं पब्लिक हेल्थ का हमने ध्यान रख लिया, फिर धीरे धीरे हम आते हैं रिलीजन पे। रिलीजन के रिगार्डिंग अगर आप एडवांसमेंट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी, योगा के रिगार्डिंग आप फैला रहे हो, तो सिंपल सी बात है ये भी चैरिटेबल एक्टिविटी में आ जाएगा। एडवांसमेंट किसका, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ये भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हो, आप कहते हो ठीक है मुझे हर पर्सन को एजुकेट कर देना है कि सभी अपना अच्छे से लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाए, सब अच्छे से कमा खा पाए, तो आपने क्या शुरू करा, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट। आपने कहा हम स्किल्स डेवलप करवाएंगे लोगों की, किन किन की, क्या आप किसी की भी स्किल्स डेवलप करवाओगे तो माना जाएगा, नो। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना है, स्किल्स डेवलप करवानी है किसकी, अबेंडेंट, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन की। वो चिल्ड्रन जिनको खुद के उनके माँ बाप नहीं हैं या पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ऑर्फन होम में रह रहे हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, होमलेस कोई चिल्ड्रन है, तो उनके रिगार्डिंग आप एजुकेशनल प्रोग्राम करेंगे तो भी माना जाएगा। मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज पर्सन को आप पढ़ा रहे हो वो भी माना जाएगा, प्रिजनर्स को आप पढ़ा रहे हो वो भी माना जाएगा, या फिर रूरल एरिया में आज भी ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बट स्टिल दे जो अंगूठे से वो अपना साइन करते हैं। तो अगर ऐसे पर्सन हैं, सबसे पहले ध्यान रखना वो कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए, ओवर 65 ईयर्स। अगर आप उनके रिगार्डिंग एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो भी चैरिटी में माना जाएगा। बिना देखे ट्राई करो कोशिश, आई होप मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया, आपको लर्न हो जाए बिना देखे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हम क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ कैसे करेंगे, उन पर्संस का हम केयर करेंगे, उन पर्संस की केयर काउंसलिंग करेंगे,
जो कि क्या है, सीवियर फिजिकल और मेंटल से है, HIV वगैरह जो कि नार्कोटिक वगैरह जो है इन प्रॉब्लम से पीड़ित है उनका तो हम केयर काउंसलिंग कर लेंगे, बट जो नहीं है उनके लिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। अवेयरनेस किस किस के रिगार्डिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ द HIV इन्फेक्शन। उसके बाद आप क्या करोगे, रिलीजन पे आ जाओगे, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी होगा। फिर हम एजुकेशन फैलाना चाहते हैं, एजुकेशन किसकी, अबेंडेंड ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन की, या फिर ट्रॉमेटाइज मेंटली अब्यूज पर्संस की, प्रिजनर्स की, या फिर ऐसे लोग जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं जिनकी एज क्या है, मोर देन 65 ईयर्स है। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट के केस में भी आ जाता है ये था हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट के रिगार्डिंग। अभी हम चलते हैं रिलीजियस ट्रस्ट के रिगार्डिंग। देखो क्या है, अगर हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज है, होटल अकोमोडेशन इन गेस्ट वगैरह की सर्विसेज है, वो चैरिटी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट देते थे तो पहले क्या था, अप टू 1000 क्या था, वो एग्जाम्प्टेड था। कोई भी सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ होटल इन गेस्ट वगैरह अप टू 1000 अगर उसका चार्ज था तो वो एग्जाम्प्टेड था। ये एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली गई है, ये एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली गई है अगर रेंटिंग ऑफ होटल इन गेस्ट रूम्स वगैरह है, अगर उनका रेंटिंग हो रहा है तो चाहे 1 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है तो भी वो टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना, रेंटिंग ऑफ होटल इन गेस्ट वगैरह जो ट्रस्ट वगैरह प्रोवाइड करते थे, जो भी रेंटिंग ऑफ होटल वगैरह में पहले क्या था, 1000 अप टू 1000 तक एग्जाम था। अभी क्या कर दिया गया है, अभी बोल दिया गया कि वो क्या है, कंप्लीटली टैक्सेबल है। देखो क्या था, हॉस्टल की जो सर्विसेज थी जो ट्रस्ट देता था स्टूडेंट को, वो चैरिटेबल में नहीं आती थी। हॉस्टल की जो सर्विसेज जो ट्रस्ट देता था स्टूडेंट्स को, वो चैरिटेबल में नहीं आती थी। बट एक सेपरेट नोटिफिकेशन क्या था, अगर अकोमोडेशन सर्विसेज दी जा रही है इन होटल्स वगैरह हो गया, होटल रूम इन गेस्ट वगैरह जो होते हैं, अदर वैसे जो सर्विसेज जो हम देते थे वो अप टू 1000 अगर रेंट था तो वो एग्जाम्प्टेड थी। अप टू 1000 अगर उसका रेंट था तो वो क्या थी, कंप्लीटली एग्जाम्प्टेड थी। अभी इस एग्जाम्पशन को क्या करा है, विड्रॉ कर लिया गया है। अभी इस एग्जाम्पशन को क्या है, कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया गया है। उसके बाद एक था रिलीजियस पिलग्रिमेज, रिलीजियस यात्रा। ध्यान रखना, रिलीजियस यात्रा जो थी वो क्या थी, एग्जाम्प्टेड थी। रिलीजियस यात्रा ध्यान रखना एग्जाम्प्टेड ही है अभी भी, बट एक चीज मुझे आपको रिमाइंड करवानी है, ये बात ध्यान रखना, अगर KMVN कौन सी यात्रा कर रहा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, और अगर हज कमेटी कौन सी यात्रा करवा रही है, हज यात्रा करवा रही है। हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, दोनों के लिए एग्जाम्प्ट किया गया है। ध्यान रखना, अगर KMVN यात्रा करा रहा है तो वो कौन सी, कैलाश मानसरोवर यात्रा करवा रहा है, और हज जो है वो हज कमेटी हज यात्रा करवा रही है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई भी यात्राएं करें तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नो। अगर KMVN कौन सी यात्रा कर रहा है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है, कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन करा रहा है, KMVN करा रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा तो ही एग्जाम्प्टेड है, हज कमेटी करवा रही है हज यात्रा तो ही एग्जाम्प्टेड है। ध्यान रखना, कौन करवा रहा है के साथ साथ क्या करवा रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो क्या है, KMVN अगर क्या करा रहा है, कुमाऊं मंडल विकास निगम क्या करा रहा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा करवा रहा है तो ही एग्जाम्प्टेड है। और मान लो इन्होंने क्या करा, कोई और यात्रा निकाल दी सेपरेटली, क्या वो भी एग्जाम्प्टेड होगी, नो। KMVN क्या करवा रहा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा करवा रहा है तभी वो एग्जाम्प्टेड है। और उसके बाद हज कमेटी क्या करवा रही है, हज यात्रा करवा रही है तभी वो एग्जाम्प्टेड है, अदर देन दैट एग्जाम्प्टेड नहीं है। उसके बाद आ जाइए, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट क्या करते हैं,
कैंप्स वगैरह, योगा कैंप्स वगैरह अरेंज करते हैं। तो योगा तो हमने चैरिटेबल में पढ़ लिया, वो चैरिटेबल में आता है। बट एक बात बताओ, 2 दिन का कहीं कैंप है, आप कैंप के लिए जा रहे हो, स्पेशली योगा मेडिटेशन कैंप के लिए जा रहे हो, वहां पे आपको 2 दिन रहने के लिए खाना पीना सब दिया जा रहा है। तो मेन सर्विसेज क्या है? मेन सर्विसेज तो आप खाने पीने के लिए नहीं जा रहे हो, मेन सर्विसेज तो आप योगा और मेडिटेशन कैंप के लिए जा रहे हो। तो बाकी जो सर्विसेज होगी वो एंसिलरी सर्विसेज होगी, वो कंपोजिट सर्विसेज होगी। तो कंपोजिट सर्विसेज होने के साथ साथ वो क्या हो जाएंगी? वो एग्जम्प्टेड हो जाएंगी। आपको रहना खाना जो दिया वो भी क्या हो जाएगा? एग्जम्प्टेड हो जाएगा। बट ये चीज ध्यान रखना, अगर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो हैं मेयरली वो क्या करते हैं? अकोमोडेशन फूड सर्विसेज देते हैं, डोनेशन लेके फूड सर्विसेज देते हैं, उसकी बात नहीं हो रहा है, वो तो टैक्सेबल है, क्योंकि उनका मेन काम क्या हो गया? अकोमोडेशन और फूड सर्विसेज देना बाय टेकिंग सम डोनेशन लेकर वो फूड सर्विसेज देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। फिटनेस क्लासेस करा रहे हैं, एरोबिक्स वगैरह करा रहे हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो एडवांसमेंट ऑफ योगा उसकी वजह से आपको कुछ रहना खाना उनको दिया जा रहा है, बिकॉज दैट इज एंसलरी टू द मेन जो उनका मोटिव है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट सप्लाई में आ जाएंगे। उसके बाद एक मेन पॉइंट पे आ जाइए। अगर हॉस्पिटल है, अगर कोई हॉस्पिटल मैनेज किए जा रहे हैं बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो सिंपल सी बात है, हेल्थ केयर की एग्जाम्पशन इनको भी अप्लाई हो जाएगी, बिकॉज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिक्स वाला जो कवर हो जाता है। पैरामेडिक्स किसका? ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ऑल्सो। चलो उसके बाद आता है ट्रेनिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटी। यहां पर भी हमारा क्या है? एक अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, यहां पर भी हमारी क्या है? एक अमेंडमेंट है, किसके रिगार्डिंग? ट्रेनिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटी। पहले क्या था? ध्यान से सुना, पहले क्या था? अगर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, अगर ट्रेनिंग और कोचिंग किसमें है? स्पोर्ट्स है, तो कब एग्जाम्प्ट होती थी? अगर वो 12AA 12AB वालों ने दी है। ट्रेनिंग और कोचिंग किसमें है? स्पोर्ट्स में है। दैट इज एग्जाम्प्टेड ओनली इफ एंड इफ प्रोवाइडेड बाय द 12AA और 12AB। बट और क्या था? अगर ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाती थी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी की रिगार्डिंग द आर्ट और कल्चर, आप डांस सीखने जा रहे हो किसी से, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ट्रेनिंग और कोचिंग तो दी जा रही है, रिगार्डिंग द रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑफ आर्ट और कल्चर, कोई भी देता था तो पहले एग्जाम्प्टेड थी, बट अभी क्या बोल दिया गया है? अगर ट्रेनिंग और कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग आर्ट और कल्चर में दी जा रही है, प्रोवाइडेड बाय ओनली इंडिविजुअल्स आर एग्जाम्प्टेड, सिर्फ इंडिविजुअल अगर दे रहे हैं तभी एग्जाम्प्टेड है। दिस इज ऑल्सो द अमेंडेड वाला पोर्शन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर ट्रेनिंग और कोचिंग किसमें दी जा रही है? स्पोर्ट्स में दी जा रही है, तो कब एग्जाम्प्टेड होगी? जब सिंपल सी बात है 12AA 12AB वाले देंगे तब एग्जाम्प्टेड हो जाएगी। बट अगर आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग है, आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग पहले क्या बोला जाता था? कोई भी दे रहा है, ट्रेनिंग और कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी कोई भी दे रहा है, आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग आप डांस सीखने जा रहे हो, पेंटिंग सीखने जा रहे हो, कोई भी दे रहा तो एग्जाम्प्टेड था। बट अभी क्या बोल दिया गया है? सिर्फ इंडिविजुअल्स अगर दे रहे हैं तभी एग्जाम्प्टेड है, सिर्फ इंडिविजुअल अगर दे रहे हैं तभी एग्जाम्प्टेड है। ये हो गया हमारा चैरिटेबल एक्टिविटीज। लेट्स मूव टू द रिलीजियस ट्रस्ट की एक्टिविटीज।
जो पंडित वगैरह की सर्विसेज होती है वो भी क्या है, एग्जाम्प्टेड होती हैं। जो पंडित वगैरह की सर्विसेज क्या है, वो भी एग्जाम्प्टेड होती हैं। उसके बाद आता है जो रिलीजियस एरिया के आसपास का जो क्या है, रिलीजियस एरिया के आसपास का जो प्रिसिंक्ट्स है उसको रेंटिंग पे देने का काम भी होता है, उसको रेंटिंग पे देने का काम भी होता है। तो लेट्स सी कितना एग्जाम्प्टेड है, कितना टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस कितना कितना एग्जाम्प्टेड है। ध्यान रखना, मंदिर के रिगार्डिंग सिंपल सी बात क्या है, वहां पर दान पेटी पड़ी होती है, तो हमें क्या करना होता है, हम हमेशा जब भी जाते हैं उसमें कुछ डाल कर आते हैं, जब भी जाते हैं उसमें कुछ डाल कर आते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप रूम रेंट पर ले रहे हो, अगर आप रिलीजियस प्लेस के प्रिसिंक्ट्स का रूम रेंट पर ले रहे हो, तो सिंपल सी बात है, देखो एक दिन का रूम रेंट है, पर डे रूम रेंट कितना हुआ, 1000 तक ही होगा ना, बट उसमें से 1 रुपीज हमने दान पेटी में डालना है, तो 999 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 999 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर शॉप्स वगैरह हैं वो रेंट पे दी जाती हैं, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मंथली कितना चार्ज होगा, 10,000 तक। जनरल सी बात है, हम इतना आइडिया है कि मंथ के हिसाब से 10,000 तक का रेंट होता है, तो 1 रुपी चला जाएगा दान पेटी में। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 9 हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अगर उसके हॉल में आपने कोई शादी वगैरह करवानी है, ठीक है, आपने प्रेमाइस लेना है शादी वगैरह के लिए, आपको पता है वो क्या है, 10,000 तक, क्या पूरे महीने आपको बोलेंगे कि शादी करो आके हम 10,000 तक पूरे महीना, नो, पर डे की बात हो रही है वहां पे भी, तो 10,000 पर डे है। बट मंदिर का केस है तो 1 रुपी हमने कहाँ डालना है, 1 रुपीज हमने दान पेटी में डालना है, तो 4 टाइम्स 9 यहाँ पर एग्जाम्प्टेड है। रूम रेंट पे लिया है पर डे 999, उसके बाद शॉप ली है पूरे महीने के लिए, तो 4 टाइम्स 9 एग्जाम्प्टेड, ठीक है, उसके लिए अप टू उतना एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद अगर आपने कोई प्रिसिंक्ट्स हॉल वगैरह लिया है सेरेमनी करने के लिए, तो 4 टाइम्स 9 क्या है, एग्जाम्प्टेड है पर डे के लिए। यहां पर फिनिश होता है हमारा मतलब कोई भी रिलीजियस आप एक्टिविटीज फिर वहां पे कंडक्ट करवा रहे हो, तो रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह क्या है, एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, रिलीजियस एक्टिविटीज एग्जाम्प्टेड हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर चैरिटेबल रिलीजियस में मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए हैं जो कि अमेंडेड हैं। अगर आप किसी को होटल रूम वगैरह अप टू 1000 तक पहले एग्जाम्प्टेड था, अब सारा का सारा क्या कर दिया गया है, टैक्सेबल कर दिया गया है। रेंटिंग ऑफ होटल इन गेस्ट रूम्स वगैरह 1000 तक पहले एग्जाम्प्टेड था, अभी सारा का सारा टैक्सेबल कर दिया गया है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड है तो सिर्फ इंडिविजुअल देगा, तभी वो एग्जाम्प्टेड होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। पहले क्या था, सारा का सारा एग्जाम्प्टेड था, बट स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग सिर्फ 12AA 12A भी वाले देंगे तभी एग्जाम्प्टेड, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। हियर वी फिनिश आवर एग्जाम्पशन फॉर द चैरिटेबल, रिलीजियस एंड हेल्थ केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड यस शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।